तो फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे 50 MBBI लघु उत्तरीय प्रश्न को यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिनमें से हम लोग क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इंपोर्टेंट BBI लघु उत्तरीय प्रश्न का यहाँ पे दूसरा पार्ट को देखेंगे। इससे पहले हम लोग पहला पार्ट को देख चुके, अगर आप नहीं पढ़े तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि लड़ेगा ही लड़ेगा। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले ये सभी क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते, याद कर लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न में से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो क्लास काफी महत्वपूर्ण है, क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में भी हम लोग काफी महत्वपूर्ण 2011 से 2022 तक सबसे ज्यादा बार पूछे गए प्रश्न को यहाँ पे हम लोग सेलेक्टेड किए हैं। जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष आते हैं, उसी प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होती रहती है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से हम मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक याद करने का, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज के फर्स्ट प्रश्न से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक ने, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये करा है कि लेखक ने क्या सिकंदर किसे कहा है। काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, वही आपको बताना है। काफी महत्वपूर्ण, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों उत्तर में लिखते हैं, आखिरकार लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा उत्तर में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है, उसे ही लेखक ने नया सिकंदर कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी इजी डेफिनेशन है। तो लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, वो आपको जानना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान हो, उसे हम लोग मतलब लेखक ने उसे ही क्या कहा है दोस्तों, नया सिकंदर का है, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। इसको फटाफट से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि कब एक सर्वादेशिक लिपि थी। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि कब एक सर्वादेशिक लिपि थी, वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों उत्तर में लिखते हैं कि 8वीं से 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 8वीं से 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह सार्वदेशिक लिपि थी। देश भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। अतः इस नागरी लिपि के उदय के साथ साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति का एक नया युग शुरू हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भी आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 8वीं से 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय एक सार्वदेशिक लिपि था। देश भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। अतः इस नागरी लिपि के उदय के साथ साथ भारतीय इतिहास व सांस्कृतिक का एक नया युग शुरू हुआ था, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती थी। काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है, वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों उत्तर में लिखते हैं। कुछ इस प्रकार उत्तर है कि सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई, यानी कि पूरा बिगड़ गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति क्या हो गई, दयनीय हो गई। बेटों में
आपसी भेदभाव उत्पन्न हो गए। ठीक है, यानी कि जो बेटे थे उसमें क्या हो गया दोस्तों, आपस में भेदभाव उत्पन्न होने लगे। वे केवल अपनी पत्नी और संतानों में ही सिमटते गए। ठीक है, वो केवल अपनी पत्नी और संतानों में क्या हो गए, सिमटते गए। ठीक है, तो बहुओं की कड़वा बातें सीता को चुभती रहती। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, बहुओं का जो कड़वी बातें दोस्तों सीता को क्या होने लगे, चुभती रहे। ठीक है, सीता अपनी ही संतान से दूर होती जा रही थी। वो अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं करती थी, मतलब कह भी नहीं सकती थी। यही कारण है कि सीता अपने घर में घुटन महसूस करती है। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती थी, क्योंकि सीता के पति मरते ही घर की स्थिति क्या हो गई थी, दयनीय हो गई थी। और बेटे में आपस में भेदभाव उत्पन्न हो गए, क्योंकि बेटे लोग शादी कर लिया, वो केवल अपनी पत्नी और संतानों में ही सिमट गए। ठीक है, यानी कि जो सीता का बेटे थे वो तो शादी कर लिया, शादी करने के पश्चात वो पत्नी और बेटे यानी कि संतान का वो उसको सिमटते गए। ठीक है, बहुओं की कड़वी बात मतलब सीता को क्या होती थी, तो चुभती थी। ठीक है, सीता अपनी संतान से दूर होती जा रही थी, वह अपनी मन की बात किसी से कह भी नहीं सकती थी। यही कारण है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। ठीक है, उम्मीद करते हुए प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मगम्मा अपने बेटे बहू से क्या मतलब क्यों अलग हो गई, काफी महत्वपूर्ण है। मगम्मा अपने बेटे बहू से क्यों अलग हो गई वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों उत्तर में लिखते हैं कि मगम्मा की बहू नजम्मा ने अपने बेटे को किसी बात पर खूब पीटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेगा क्या लिखा हुआ है कि मगम्मा की बहू नजम्मा ने अपने बेटे को किसी बात पर खूब पीटी। मगम्मा के मना करने पर बहू ने मगम्मा को भी भला बुरा कहा। ठीक है, मगम्मा ने अपने बेटे से निर्णय करने को कहा तो बेटे ने अपनी पत्नी का पक्ष लिया। बेटा बोला अगर अपनी पत्नी को छोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बेसहारा हो जाएगा ना। तुम्हारा क्या है, माँ तुम्हारे पास गए बैल और पैसा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि माँ तुम्हारे पास यहाँ पे गाय बैल और पैसा है, तुम कहीं पर गुजार बसर कर लोगी। ठीक है, मगम्मा ने अपने बेटे के इरादे पर लिया और वो अपने बेटे और बहू से अलग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मगम्मा अपने बेटे बहू से क्यों अलग हो गई। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मगम्मा की बहू नजम्मा ने अपने बेटे को किसी बात पर खूब पीटी। मगम्मा के मना करने पर बहू ने मगम्मा को भी भला बुरा कहा। मगम्मा ने अपने बेटे से निर्णय करने को कहा तो बेटे ने अपनी पत्नी का पक्ष लिया। ठीक है, किसका पक्ष लिया, पत्नी का पक्ष लिया। बेटा बोला अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं तो वह बेसहारा हो जाएगा। बेटा क्या बोला, अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं ना तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो बेसहारा हो जाएगा। तुम्हारा क्या है, माँ तुम्हारे पास गाय है बैल है पैसा है, तुम कहीं पे भी गुजर बसर कर लोगी। ठीक है, मगम्मा अपने बेटे की इरादे पर लिया और वो अपने बेटे और बहू से क्या हो गया दोस्तों, अलग हो गए। ठीक है, उम्मीद करती है आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे अगर आप प्रश्न वगैरह समझ में आता है तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होती रहती है। ठीक है, क्लास को बिल्कुल आप संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि डुमराव की महत्व किस कारण से है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि डुमराव की महत्व किस कारण से वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों उत्तर में यहाँ पे फटाफट से लिखते हैं। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, भारत रत्न से सम्मानित यहाँ पे देखिएगा शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बार बार बताते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों, डुमराव में हुआ था। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, शहनाई और डुमराव क्या है दोस्तों, एक दूसरे के पूरक है। डुमराव की महत्व इसी कारण से जानी जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो डुमराव की महत्व किस कारण से जानी जाती है, किस कारण से है, तो भारत रत्न सम्मानित शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ पे हुआ था, डुमराव में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था दोस्तों, डुमराव में। और यहाँ पे देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है
कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के क्या है दोस्तों, पूरक है। डुमराव की महत्व महत्व इसी कारण से मानी जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, व्याख्या करें। ठीक है, मतलब कैसे लड़के जो है ना दोस्तों आगे चलकर चोर, गुंडे और डाकू बनते हैं, उसी बात का यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसको भी आप शानदार पूर्वक अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा, हमारी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 में संकलित नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित विष के दांत कहानी शीर्षक कहानी से प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है। ठीक है, यानी कि हमारी पुस्तक गोदली भाग 2 में है, संकलित नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा रचित आ गया विष के दांत शीर्षक कहानी से प्रस्तुत पंक्ति है। ठीक है, सेन साहब द्वारा, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि सेन साहब द्वारा गिरधारी को सीख और चेतावनी देता था। सेन साहब कहते हैं कि जो लड़के बड़े होकर सम्मान नहीं करते, उनका कहना है कि उनका कहानी मानते बुरी हरकतें करते रहते हैं और माना करने पर भी मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, तो वे आगे चलकर क्या बन सकते हैं, गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भी आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है दोस्तों, देखिएगा, यहाँ पे पेन ले लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्लास काफी महत्वपूर्ण है कि ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, व्याख्या करें। तो देखिएगा दोस्तों, हमारी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 में संकलित नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा रचित विष के दांत शीर्षक कहानी में प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है। सेन साहब द्वारा गिरधारी को सीख और चेतावनी देना था। सेन साहब कहते हैं कि जो लड़के बड़े का सम्मान नहीं करते, उनका कहना है कि उनका कहानी मानते हैं, बुरी हरकतें करते रहते और माना करने पर भी मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, वे आगे चलकर क्या बन सकते हैं, गुंडे, चोर और डाकू ही बनेंगे ना। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसको भी अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, बहादुर का चरित्र चित्रण करना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका उत्तर लिख देते हैं काफी शानदार तरीका से। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, बहादुर कहानी का नायक है। ठीक है, बहादुर कहानी का क्या दोस्तों, नायक है, जिसकी उम्र 13-14 साल है। ठिकाना यहाँ पे देखिएगा कि ठिकना कद, गोरा शरीर और चपटे मुंह वाला बहादुर अपनी माँ की मार के कारण नेपाल से भागकर नौकरी करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बहादुर कहानी का नायक है, जिसकी उम्र 13-14 साल का है, जिसका उम्र कितना है दोस्तों, 13 से 14 साल का है। ठिकाना कैद, गोरा शरीर और चपटे मुंह वाला बहादुर अपनी मां के मार के कारण नेपाल से भागकर नौकरी करता है। अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है। अपने काम में क्या दोस्तों, यहाँ पे काम होगा, अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है। मार खाकर दुखी तो होता है, किंतु फिर भी उसे भुलाकर काम पर लग जाता है। मतलब उसको भूल करके क्या लग जाता है, काम पे लग जाता है। ठीक है, उसमें मानवीय भावनाएं हैं। उसमें क्या है दोस्तों, मानवीय भावनाएं हैं। मालकिन निर्मला की सेहत का ख्याल रखता है। ठीक है, मालकिन क्या रखती है, निर्मला की सेहत का ख्याल रखती है। वो अपने में खुश रहता था। रात में सोने से पहले धीरे धीरे गीत गुनगुनाता था। सबसे बड़ी बात, बहादुर ईमानदार था। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, बहादुर ईमानदार था। ठीक है, जब उस पर चोरी का झूठा आरोप लगता तो वह सहन नहीं कर पाता है और काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो कैसे आप इसको लिखिएगा, तो बहादुर कहानी का नायक है, जिसकी उम्र 13-14 साल का है। ठिकाना कद, गोरा शरीर और चपटे मुंह वाला बहादुर अपने मां की मार के कारण नेपाल से भागकर नौकरी करता है। अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है। मार खाकर दुखी तो होता है, किंतु फिर भी उसे भुलाकर काम करने लगता है। उसमें मानवीय भावनाएं, मालकिन निर्मला की सेहत का ख्याल रखता है। वह अपने खुश रहता था। रात में सोने से पहले धीरे धीरे गीत गुनगुनाता है। सबसे बड़ी बात है कि बहादुर क्या है दोस्तों, ईमानदार है। जब उसमें चोरी का झूठा आरोप लगता है तो वह सहन नहीं कर पाता और काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, उम्मीद करती है आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करने का। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से
क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होती रहती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि जनता की भीड़कुटी टेढ़ी होने पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनता की भीड़कुटी टेढ़ी होने पर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर लिखते हैं कुछ इस प्रकार, जनता की भीड़कुटी टेढ़ी होने पर क्रांति होती है। जनता की भीड़कुटी टेढ़ी होने पर क्या होती है दोस्तों, क्रांति होती है और राज्य की सत्ता बदल जाती है। और क्या बदल जाती है दोस्तों, राज्य की सत्ता बदल जाती है। उम्मीद करते भी आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भी बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी नींद कविता का क्या संदेश है। ठीक है, यानी कि जो हमारी नींद कविता है ना उसका क्या संदेश है वो आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं शानदार तरीके से। यहाँ पे आपको लिखना है कि हमारी नींद कविता का संदेश है संघर्ष ही जीवन है। ठीक है, हमारी नींद जो कविता है इसका संदेश क्या है दोस्तों, संघर्ष ही जीवन है। बस इतना लिखना, आपके एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी आप जो ना दोस्तों अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि ये वाला आपका कितना नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये वाला आपका हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको बताना कि बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पपाती को किस रोग से ग्रस्त बताया। ठीक है, बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पपाती को किस रोग से ग्रस्त बताया आपको बताना है। तो चलो दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पपाती को मेनिंजाइटिस रोग से ग्रस्त बताया। कौन सा बीमारी से ग्रस्त बताया, मेनिंजाइटिस रोग से ग्रस्त बताया। ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। आप इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में बराबर पूछे जाती है, प्रत्येक वर्ष आते हैं कि देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो देवनागरी में संस्कृत हो गया, उसके बाद यहाँ पे प्राकृतिक, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती है ना। देवनागरी में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है दोस्तों, हिंदी भी लिखी जाती है, संस्कृत भी लिखी जाती है, मराठी भी लिखी जाती है, नेपाली भी लिखी जाती है। ये सभी भाषाएं किस में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे टोटली जो है ना क्लास 10 के हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इंपोर्टेंट भिविया लघुत्तरीय प्रश्न का यहाँ पे दूसरा पार्ट यानी कि दूसरा वीडियो को देख चुके हैं। ठीक है, ये दूसरा क्लास था। इससे पहले हम लोग काफी सारे क्लास को करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिए, वहां पे आपको क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मिल जाएंगे। बारी बारी से सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, मेरा गारंटी है। और यहाँ पे हम लोग जितने भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे क्लास कराते हैं, तो आप वो सब क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगर आप मिस किए तो आप फिर यहाँ पे गए। ठीक है, एग्जाम में काफी सारे प्रश्न छूट सकता है। तो यहाँ पे क्लास को आपको मिस नहीं करना है, डेली यहाँ पे रेगुलर क्लास करना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लेके आते हैं ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेली प्रतिदिन क्लास चलती है। क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए, जो विद्यार्थी नए हैं तो यहाँ पे डेली 1 बजे दोपहर में क्लास होती है, शाम 6 बजे क्लास होती है और यहाँ पे रात्रि 9 बजे क्लास होती है। डेली क्लास आप प्रत्येक दिन जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होती रहती है। और उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपके पास एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके जो ना दोस्तों आप 10th बॉय ग्रुप लिंक में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।